हेलो एवरीवन, मैं अरिहंत, आपका एस्ट्रोजेम एक्सपर्ट, और मेरे साथ हैं आदरणीय श्याम सुंदर शर्मा जी। नमस्कार सर। सर तो आज सर से हम ये जानेंगे कि सर सूर्य जो है वो ग्रहों के राजा हैं, आत्मा के कारक भी हैं। तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए डिटेल के अंदर, क्योंकि सूर्य से लेके बहुत ज्यादा भ्रांतियां होती है कई बार ऑडियंस को। तो थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे आज हम। देखिए, सूर्य आपने देखा होगा कि दो प्रकाश पुंज हैं हाँ। धरती पर। एक सूर्य है और एक चंद्रमा है जी। और दोनों का इस संसार में इतना महत्व है कि अगर दोनों नहीं होंगे या एक नहीं होगा तो संसार में अंधकार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और अंधकार होने के पश्चात आप किसी भी सूरत में अलाइव नहीं रह सकते जीवन में। ठीक है। सूर्य ग्रहों का राजा है, आत्मा का कारक है, ये तो आपको पता है। हाँ। सूर्य ज्योतिषीय केंद्र भी है। जो पूरा एस्ट्रो का वर्ड है जिसको बोलें, उसमें सूर्य की महत्वता इतनी अधिक है कि अगर आप सूर्य का फलन नहीं कर रहे हैं या सूर्य का अवलोकन नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी सूरत में नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। तो सूर्य इतना पावरफुल है कि बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं तो उनको भी ओवर शेडो कर देता है। ओवर शेडो कर देता है। अब सूर्य के बारे में हम जानेंगे कि सूर्य आखिर है क्या। सूर्य एक प्लेनेट है, 9 ग्रहों में ग्रहों का राजा कहलाता है। हाँ। आत्मा का कारक है और सूर्य महर्षि कश्यप की संतान है और अदिति के पुत्र हैं। जी। ठीक है। सूर्य शनि के पिता हैं। हाँ। इतना शायद मेरे सभी इतना सबको पता होगा। बिल्कुल। ठीक है। अब सूर्य के बारे में जानेंगे कि सूर्य पूरी ज्योतिष के अंदर मेष राशि, जिसका नंबर होता है 1, हाँ। उस राशि पे उच्च का परिणाम देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब किसी की अगर मेष राशि है, हाँ, तो सूर्य उसमें उच्च का परिणाम देंगे। नहीं नहीं नहीं। हाँ, इस चीज को ध्यान से समझिएगा आप। वापस बोलें। किसी की राशि मेष है, हाँ, तो उसमें सूर्य उच्च का परिणाम देगा। हाँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो कैसा है? राशि, अमुक व्यक्ति की राशि ये है। हाँ। श्याम की राशि कुंभ है, घनश्याम की राशि ये है, वो राशि अलग है। हाँ। मैं कहना चाह रहा हूं कि राशियां 12 होती हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। जी। इस तरीके से 12 राशियां होती हैं। सूर्य अगर इनमें से पहले नंबर की मेष राशि, अगर सूर्य मेष राशि में कहीं बैठे हैं तो वो आपका जीवन में अहित नहीं करेंगे, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा अवश्य देंगे। अच्छा, वो राशि। हाँ। हाँ। अब आप जिस राशि की बात कर रहे हैं वो बता रहा हूं। पूरे एस्ट्रो के चार्ट में लग्न कुंडली में आप सब समझे, लग्न कुंडली में आपके 1 नंबर यानी मेष राशि पे अगर चंद्रमा बैठे हैं तो वो आप अमुक व्यक्ति की जन्म राशि, वो जन्म राशि हो गई। समझ गए? दोनों अलग है, दोनों अलग चीज है। मैंने इसीलिए प्रश्न पूछा जैसे, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। हाँ। तो वो कंफ्यूजन शायद आज क्लियर हो गया होगा। हाँ। आपके वो राशि अलग है। और 12 राशियों में सूर्य 1 पर बैठकर, यानी 1 का मतलब मेष राशि में बैठ करके उच्च के होते हैं। उच्च के हो। ठीक है। वहीं 5 नंबर कहीं लिखा हुआ हो और वहां अगर सूर्य बैठे तो सूर्य की वो स्वयं राशि है, खुद की राशि है, जिसको बोलते हैं सिंह राशि। सिंह राशि। ठीक है। अगर सूर्य 7 नंबर पे, 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, अगर तुला राशि पे बैठे हैं तो वो सूर्य की नीच राशि है। सूर्य को वहां अशुभ फल देना मजबूरी है। अच्छा। तीनों राशियों का आप विशेष ध्यान रखें। मेष राशि में उच्च के, स्वयं राशि में स्वयं की राशि, और नीच राशि में वो नीच के फल देंगे जो तुला होती है। ये विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य किस ग्रह के साथ में कैसा परिणाम देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य यदि गुरु के साथ बैठे हैं तो सात्विक परिणाम देंगे। सूर्य अगर आपके चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो रजत गुण देंगे, ठंडा, अच्छा, सेटिस्फिकेशन वाला, वो उनका कल्चर होगा।
और अगर सूर्य आपके मंगल के साथ बैठे तो तमस गुण होगा, रज, तम और आपका सात्विक, ये तीनों गुण उसमें दिखाई देंगे। गुरु के साथ में सात्विक, चंद्रमा के साथ में रजत और आपका तमस गुण होगा मंगल के साथ। मंगल के साथ मतलब सूर्य और मंगल की युति होना मतलब भयंकर गुस्सा, हाँ, झगड़ा, बहुत ज्यादा तेज, हाई बहुत एनर्जी, आक्रामक, बहुत और हाई एनर्जी, आक्रामक, लड़ाई करने के लिए तुरंत तैयार। अगर सूर्य गुरु के साथ बैठे हैं तो धार्मिक आस्था का केंद्र बनेगा, व्यक्ति बहुत अच्छे आचरण वाला, बहुत ही पूजा पाठ करने वाला, वो सूर्य भी गुरु की तरह अपना व्यवहार बदल लेंगे। हाँ। अगर सूर्य चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो चंद्रमा का मूल तत्व ठंडा है, रज, तो वैसा ही वो व्यवहार करेंगे जैसा चंद्रमा करवाना चाह रहे हैं। और अगर मंगल के साथ बैठे हैं तो मंगल ऑलरेडी बहुत अग्रेसिवनेस का कारक है, ब्लड का कारक है, बिल्कुल लाल का कारक है, तेज का कारक है। सूर्य भी उसी तरीके के कारक ग्रह हैं, तो दोनों मिलकर के वो स्क्वायर लग जाएगा। आप समझ गए? बिल्कुल स्क्वायर लग जाएगा। तो ये तीनों को समझना बहुत जरूरी है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर आपने सूर्य को गुरु के साथ बिठा दिया, आपने सूर्य को चंद्रमा के साथ बिठा दिया, और बाकी प्लैनेट्स उसके शेडो में छुप जाएंगे। इस चीज का मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा, सूर्य का इतना तेज है कि प्लैनेट, बाकी के जो प्लैनेट्स हैं, इन तीन को छोड़ के उनकी पोजीशन कितनी ही अच्छी हो, लेकिन वो सूर्य पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल सूर्य अपना जो रवैया है वो कभी नहीं बदलता। हाँ, तेज रहता है, तेज। अगर वो बुध के साथ है तो बुध उनका मित्र है, थोड़ा बहुत वो लिबरल रहते हैं। अदरवाइज शनि है, शनि के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। सूर्य अपनी अडिगता पे रहेंगे। राहु के साथ में सूर्य परेशान रहेंगे, अपनी अडिगता पे रहेंगे। केतु के साथ में भी वैसा ही व्यवहार करेंगे, और शुक्र भी होगा तो शुक्र भी उनकी शेडो में छिपेगा। सूर्य के सामने शुक्र होगा, शनि होगा या कोई भी और होगा, उसको अपनी पावर दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। आप ये देखिए कि दिन में अगर सूर्य के सामने आपने एक मोमबत्ती जला रखी है तो शायद आपको उस मोमबत्ती का कोई असर नहीं दिखेगा। असर नहीं, मजा भी नहीं आता, और क्योंकि ऑलरेडी लाइट है सूर्य की इतनी। और वही मोमबत्ती आपने नाइट में अंधेरे में जला तो पूरा रूम एक तरीके से उसमें लाइट हो जाएगी। हाँ, तो सूर्य का अपना एक ऐसा ऑरा है कि उसके सामने कोई भी बैठता है तो अपने आप को बौना दिखाता है। ठीक है। हाँ, गुरु अगर साथ में है तो गुरु को फुल प्रोटेक्शन है, गुरु के साथ पूरी मित्रता है, और गुरु जैसा चाहते हैं वैसा वो सूर्य, चूंकि दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्र। चंद्रमा और मंगल को अपना मित्र मानते हैं, वो अपना व्यवहार उनके हिसाब से रज, तम और सात्विक करते हैं। लेकिन शुक्र, शनि, राहु, केतु के साथ किसी प्रकार की कोई लिबरल, कोई कोताही नहीं, अपने स्वभाव पे अड़िग रहते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई। तो इसमें महादशा का भी बताएं आप कि कितने समय तक इसकी महादशा रहती है, सूर्य की महादशा, और क्या क्या परिणाम होते हैं उस महादशा में। सूर्य, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली आप देखते हैं और उसमें आपको जब टाइमलाइन देखने का अवसर मिले तो आप उसमें देखिए कि अगर सूर्य है तो वो 6 साल के पीरियड आपको देते हैं। हाँ। वो 6 साल आपकी कुंडली में रहते हैं। अब यदि अगर सूर्य शुभ है तो आप ये मानिए कि आपके मान सम्मान में, आपके रोजगार में, आपके मांगलिक कार्यों में, इनमें आपकी वृद्धि होना तय है। वारी नैरो, आपके रुके हुए काम चालू हो जाएंगे। अगर सूर्य शुभ है तो शुभ है तो, और अगर अशुभ है तो हाँ। आप बिल्कुल साफा बांध के तैयार हो जाइए। आपको ऐसी चमत्कारिक चीजें दिखाई कार्यक्रम लग जाएगा, आपकी वाट लग जाएगी। अब अशुभ का मतलब भी समझिए कि या तो पूर्ण अशुभ है या उनकी लो डिग्री है, दोनों किस्में नहीं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए कि सूर्य की शुभता और अशुभता, इन दोनों को समझिए। मैंने आपको शुरू में कहा था कि सूर्य अगर मेष राशि में बैठे हैं तो बहुत शुभ है, बिल्कुल। और सूर्य अगर तुला राशि में बैठे हैं, 7 नंबर पे बैठे हैं, आज ही देखिएगा अपनी कुंडली में जिस कॉलम में सूर्य बैठे हैं उस कॉलम में कितने नंबर लिखे हुए हैं। अगर 1 नंबर लिखे हैं तो आप खुश होइए कि आपके सूर्य उच्च के हैं और अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हैं। और अगर आपकी कुंडली में उस खाने में सूर्य बैठे हैं जिसमें 7 लिखे हुए हैं तो आप ये देखिएगा आपको सूर्य की महादशा में आपकी वाट लगने वाली। तो आप ये समझिए कि जब 6 साल की महादशा आएगी तो सूर्य अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छे फलों की झड़ी लग जाएगी। अगर बुरे हैं, अशुभ हैं, तो सूर्य आपको
वो सब चीजें आपकी रुक जाएंगी जो आप चाहते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपके मांगलिक कार्य, आपके एडमिनिस्ट्रेशन पावर, आपका तेज ऑरा, आपकी बीमारियों से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको आना तय है। तो इन चीजों को आप डिफरेंस के साथ देखिए। अब इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा गहराई में लेके जाता हूँ अरियन जी। सूर्य शुभ है बिल्कुल, और वीक है, शुभ है और वीक है ना? अशुभ है और वीक है। अब शुभ है और वीक है का मतलब यह है कि आपको वीक ही अच्छे परिणाम मिले। अगर सूर्य अशुभ है और वीक है तो आपको अशुभ परिणाम भी बहुत कम मिलेंगे। अगर सूर्य की पावर आप शुभ है और बढ़ा देते हो तो सूर्य का 100% आप फल प्राप्त कर सकते हो। और अगर अशुभ सूर्य पूरे पावर के साथ बैठे तो आपको अशुभता भी पूरे पावर के साथ देंगे। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत, ये इंपॉर्टेंट है। तो शुभ और अशुभता को आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। आप अपनी कुंडली में जब देखेंगे कि एक पे बैठना और अच्छे घर में बैठना, सूर्य की शुभता, वो व्यक्ति डेफिनेटली गवर्नमेंट सर्विसेज में होगा, वो व्यक्ति का ऑरा बहुत अच्छा होगा, ग्लोरियस होगा, उस व्यक्ति का ब्रेन बिल्कुल शार्प होगा, वो व्यक्ति आपकी बातों को बोलने से पहले समझ जाएगा, इतना सिक्स सेंस होगा उसका, और वो आपको तेज दिखाएगा अपना। और जिसका सूर्य अशुभ है वो व्यक्ति अपने पिता से गाली गलौज करेगा, उसको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हड्डियों का विकार हो सकता है, उसके मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र से संबंधित दिक्कत। हड्डियों का विकार मतलब हड्डियों का गलना। हाँ, हड्डियों का गलना, ये दोनों बातें दोनों अलग है। हाँ। हड्डियों का कहते हैं ना, एक तो एक आर्थराइटिस होता है और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। मेरे हिसाब से ये है कि हड्डियों का गलना, हड्डियों का दर्द और हड्डियों ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस, ये सब चीजें दो पैमाने पे डाल दो। हड्डियों का गलना और ऑस्टियोपोरोसिस एक खाने में डाल दो जी। हड्डियों में दर्द रहना, आर्थराइटिस रहना, तनाव रहना, जकड़न रहना, इसको अलग खाने में डाल दो जी। जो गलन है और ऑस्टियोपोरोसिस है वो सूर्य की अशुभता की वजह से है। दोनों में डिफरेंस समझिए, ये समझिए। और जो आपका हड्डियों में जकड़न, गलन और गलन नहीं, आपके हड्डियों में जकड़न, आपकी हड्डियों में तनाव, आपकी आर्थराइटिस, ये अगर हो रहा है तो आपको शनि का विकार है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप यह भी अच्छे से समझें कि आप अपनी कुंडली में देख के पता लगा सकते हैं, या कुंडली में नहीं देख के आपके व्यवहारगत उसमें भी पता लगा सकते हैं कि आपका सूर्य शुभ है या अशुभ है। अच्छा, मतलब कुंडली से भी पता लग जाएगा? हाँ, आपको कुंडली से पता लगेगा और कुंडली नहीं देख करके उसके व्यवहार से भी पता लग जाएगा। बिल्कुल। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, और कब खराब होते हैं सूर्य, ये भी बताइएगा। सर, दिन में सहवास करना, संभोग करना, सूर्य की तीक्ष्ण चक्षुओं के शिकार होने के बराबर है। वो अगर आपके अच्छे हैं तो भी उन्हें ये चीज पसंद नहीं है कि आप दिन में इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहें। सूर्य ये कहते हैं कि मैंने तुझे तेज दिया है, मैंने तुझे इतना अच्छा प्रशासनिक पावर दिया है, जाकर के काम करो, लोगों का भला करो, आपको जो आपके दायित्व दिए गए हैं संसार में उन दायित्वों को निभाओ। आपको ये काम करने के लिए दिन में रोका है क्या? तो अगर आपका सूर्य तेज है तो भी ये कार्य कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका सूर्य खराब होने की दिशा में शुरू हो गया। बिल्कुल, डेफिनेटली आपको दिन में सहवास संभोग से बचना चाहिए, क्लियर बात। ठीक है, जब तक व्यक्ति अगर आपको नहीं समझाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं। कई लोग दिन में इस प्रकार की जो गंदी आदतें हैं या ऐसा कुछ करते हैं, डेफिनेटली आप अपने सूर्य को खराब कर रहे हैं, ये मेरा निष्कर्ष है। अगर आप पिता का मजाक उड़ा रहे हैं, पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में भी आप अपने सूर्य को खराब कर रहे हैं। बहुत लोग लड़ाई झगड़ों में रहते हैं, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या फादर के रिस्पेक्ट नहीं करते, उल्टा सीधा बोलते हैं। मैंने तो ऐसे केसेस में भी एक दो केसेस के अंदर देखा कि बहुत धनाढ्य परिवार थे, वो अपने पिता और माता को हरिद्वार छोड़ आए। सोचिए, मतलब, और संपन्न होने के बाद वो सारा पैसा पिता का ही था। बच्चों के नाम कर दिया तो बाद में उन बेटों ने वो हरिद्वार में छोड़े। सोचिए, अनाथ आश्रम छोड़ आते हैं बच्चे। हाँ, ये हम देखते ही हैं।
तो सूर्य और चंद्र दोनों खराब हो रहे हैं उनके। बिल्कुल डेफिनेटली खराब है, और उनको सूर्य की जो चमक है, ऑरा है, तेज है, तेजस है, वो कभी नहीं मिलेगा। वो जिंदगी भर अश्वत्थामा की तरह पूरे संसार में भ्रमण करेंगे। ये भी नोटिस करिएगा आप। और बताइए और किस वजह से? अगर आप खाने में ऊपर से नमक डालते हैं तो आप, ये आपने टेंशन की बात बोल दी। मतलब बहुत सारे घरों में, क्योंकि होता है, देखिए जैसे घर परिवार में भी होता है सब्जी, ठीक है, सब्जियां जो भी होती है 2 या 3 4 जो भी, या एक सब्जी भी, तो हर एक का टेस्ट अलग अलग होता है। बच्चों का हो गया, बड़ों का हो गया, कुछ को कम नमक खाते हैं, कुछ थोड़ा सा नॉर्मल खाते हैं, कुछ ज्यादा खाते हैं। तो जो गृहिणी होती है वो तो एक नॉर्मल नमक ही डालती है उसमें, तो वो लोग ऊपर से नमक ले तो भी सूर्य खराब। अगर आप ऊपर से सब्जी में नमक ले रहे हैं ना, आप डेफिनेटली अपने सूर्य को खत्म कर रहे हैं, साथ में शुक्र को भी खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हाँ, शुक्र का भी बताइए। आपकी पत्नी ने आपको प्रातःकाल बहुत परेशानियों से निवृत्त होकर के और खाना बनाया है, क्या ये सुनने के लिए बनाया है कि आप नमक छिड़कें उसमें? यानी उसको सब्जी बनाना नहीं आता है? आपने नहीं बोला कि इसमें नमक कम है, लेकिन जब वो पत्नी आपको नमक डालते हुए देखती है तो उसके मन में एक ग्लानि आती है कि मेरे सब्जी में पर्याप्त नियंत्रण या पर्याप्त संतुलित मसाले नहीं डाले, यानी मेरी पाक कला में परेशानी है। और वो सारे दिन इस चीज पे चिंतन करती है। आप तो उठ करके चले जाते हैं, सारे दिन चिंतन करती है और आपका शुक्र खराब होता है। महिलाओं का अपमान या महिलाओं को ग्लानि आप दिलवा रहे हैं, तो डेफिनेटली समझिए कि महिलाओं आपको शुक्र का कारक ग्रह और वो आपको परेशान करेगी। सूर्य और शुक्र दोनों खराब हो जाते हैं। दोनों खराब होते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगर कर रहे हैं सूर्य को आपको और बलवान करना है तो इस चीज को बंद कर दें आप करना। बिल्कुल। दूसरा आपको बताना चाहूंगा कि आप प्रातःकालीन काम से या ऑफिस जाने के लिए जल्दी 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे बाहर निकले और सामने सूर्य देवता का अवतरण हुआ है और आपने उनको पीठ मोड़ करके आप निकल गए, तो ये डेफिनेटली मानिए कि आपने अपने सूर्य को खराब कर लिया। इसको ऐसे भी लें कि प्रातःकालीन जब आप उठें अपने बेड से, होता है ना, आप बालकनी में आते हैं, बाहर निकलते हैं, तो सूर्य देवता के जनरली दर्शन हो ही जाते हैं आपके। तो कई लोग क्या है, दर्शन नहीं करके बिल्कुल साइड में मुड़ के थोड़ा सा घूम फिर के वापस आ जाते हैं अपने रूम में। तो आप जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं उसका रिलेशन है इस तरह। हाँ, होना क्या चाहिए कि जब भी प्रातःकालीन फर्स्ट टाइम जब आपको सूर्य देवता के दर्शन होते हैं, तब आपको उनको हाथ जोड़ करके नमन करना चाहिए। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा करते हैं तो मैं ये कहता हूं कि आपको सूर्य मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सूर्य मंत्र ओम विश्वानि देव सवितुर ध्रुवतान परासुए यद भद्रम तन्नय आसुए। आप ये मंत्र बोले, ओम आदित्याय नमः बोले, आप सूर्याय नमः बोले, हिरण्यगर्भाय नमः, ये सब बोले और आप उनको नमन करके निकले। वो सूर्य देवता अपने आशीर्वाद को आपको देंगे। ये कहेंगे जा बेटा दिन भर मौज कर और काम कर। तो बीज मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ये भी बोल सकते हैं। एनफ, इतना बहुत है। हाँ, हर व्यक्ति को मंत्र नहीं आ सकता। हाँ, गलत उच्चारण भी न करें, इसलिए आप ओम सूर्याय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, रवये नमः और ये सब आप बोल करके उनका अभिवादन करें। इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, इतना कर ही सकते हैं। आजकल मैक्सिमम लोगों के नाम ही यही है, आदित्य है, रवि है, भास्कर है, सबके नाम ही यही होते हैं। बिल्कुल, तो इतना तो कर ही सकते हैं, इतने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं कहीं करने की। अगर आपने अनदेखी की तो आप मान लीजिए अपने शुक्र को, अपने सूर्य को खराब कर रहे हैं। ध्यान रखिए, गुरुजी जो बता रहे हैं छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, लेकिन छोटी चीजें बहुत बड़ा फल देती हैं। बहुत बड़ा फल देती है। तो जाने अनजाने में भी आप कहते हैं ना कि आप स्वयं अपने सूर्य को खराब कर रहे हैं, पिता का अपमान कर रहे हैं, सब्जी में नमक ऊपर से आप ले रहे हैं, या फिर आप जब प्रातःकाल उठे तो आप सूर्य की अनदेखी कर रहे हैं। साथ में वो भी बताइए दिन में सहवास कर रहे हैं। यस, दिन के अंदर आप सहवास मतलब सेक्स कर रहे हैं आप, तो वो भी इसका बहुत बड़ा कारण कि आपका सूर्य खराब हो रहा है, जाने अनजाने भी हो रहा हो चाहे आपसे। तो ध्यान रखिए, इनको मत करिए, आपको अपना सूर्य को बलवती करना है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे सूर्य देता क्या है सर, इतना ध्यान क्यों रखें हम सूर्य का, कुछ लोग पूछते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सूर्य आपको विवाह, यात्राएं, प्रशासनिक और सरकारी पावर, नौकरी, आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपका ऑरा, ग्लोरियस चेहरा, सुंदर रंग,
और बहुत आपका रंग रूप आपको वो देता है। क्या नहीं देता मुझे बताइए, सब कुछ कवर कर लिया सब कुछ आपने। मैं कह रहा हूँ क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, है। सबसे स्ट्रॉन्ग है पूरे एंटायर आपके कुंडली में। हाँ। तो हर चीज देता है अगर आपका सूर्य आपने अच्छा कर लिया, सूर्य आपको, अच्छा या सूर्य अच्छा है। सूर्य अच्छा है। तो सूर्य का ध्यान रखना तो बहुत विशेष आवश्यक है सर। अच्छा, फिर बात करते हैं कि शायद आपने मेरे से एक बार प्रश्न किया था कि सर विवाह का कारक कैसे है सूर्य? हाँ, आ रहा हूँ उन पे भी आ रहा हूँ। एक विवाह का मैंने पूछा था, एक मैंने जैसे मांगलिक कार्य, एक तरीके से वो ये हो गया कहीं ना कहीं, क्योंकि विवाह का कारक तो जो वीनस होता है, शुक्र, उसको भी मानते हैं, प्रेम, प्यार, लग्जरियस लाइफ, तो कहीं ना कहीं विवाह से सब भी उसका संबंध है। तो सूर्य का कैसे कारक हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, शुक्र किसी लड़के के विवाह के लिए जिम्मेदार ग्रह है और किसी लड़की के विवाह के लिए गुरु जिम्मेदार ग्रह है। लेकिन आप जैसे मंदिर देखते हैं, उसका कंगूरा आपको दिखाई देता है। हाँ। लेकिन वो कंगूरा किस पे बना हुआ है, वो नींव की ईंट देखना भी जरूरी है। नींव की ईंट किसी भी पुरुष के लिए सूर्य है और किसी महिला के लिए चंद्रमा है। जब तक नींव की ईंट यानी सूर्य जब तक अच्छे फल नहीं देगा, आपका केस रेफर होकर के शुक्र के पास नहीं जाएगा। वहीं जब तक आप लड़की के केस में चंद्रमा आपको मजबूत के साथ आपको रेफर नहीं करेगा, जब तक आपका केस किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। तो सूर्य, जब विवाह के कारक की हम बात करते हैं, तो जैसे गुरुजी ने बताया कि लड़के के केस में, पुरुष के केस के अंदर सूर्य का होना जरूरी है, बहुत मजबूत होना। वैसे तो चंद्रमा का भी होना चाहिए। हाँ। लेकिन सूर्य की महत्वता बहुत अधिक, बहुत अधिक है। और लड़कियों के केस के अंदर चंद्रमा का होना, उसके केस में भी सूर्य का होना, लेकिन चंद्रमा विशेष, चंद्र विशेष है। इसके बाद ही आपका केस शुक्र के पास जाएगा। जो मेरा प्रश्न था कि चूंकि विवाह के लिए आप वीनस को, शुक्र को देखते हैं, लेकिन इनको सबसे पहले देखना जरूरी है। हाँ। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हैं सर, लड़के के लिए शुक्र क्यों? क्योंकि शुक्र स्त्री प्रदान ग्रह है। हाँ। ठीक है। और उधर लड़की गुरु, उसका जिम्मेदार ग्रह गुरु है, तो गुरु लड़का प्रदान ग्रह, पुरुष प्रदान ग्रह। तो सूर्य रेफर करता है शुक्र को ताकि वो आपको सुंदर पत्नी दिलाए। हाँ। उधर आपका चंद्रमा रेफर करता है गुरु को ताकि वो अच्छा पति दिलाए। ऐसा कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल बहुत अच्छी संरचना है, समझना आना चाहिए। हाँ। तो आपको अपनी कुंडली का सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शुक्र और सूर्य, मैं कहता हूं 9 के 9 प्लैनेट्स का अपना अपना महत्व है। लेकिन सूर्य ग्रहों का राजा है, तो आपको उसकी सारी अच्छाइयां देख करके आपको ये जज करना चाहिए आपका सूर्य अच्छा है, कमजोर है, या संपूर्ण बलशाली है, अशुभ है या शुभ है। ये सारी चीजें देख करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो बहुत डिटेल में आज आपने बताया सूर्य के बारे में। ऐसे हम अलग अलग पूरे सीरीज कवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूरी सीरीज। अब जैसे अशुभ सूर्य के लक्षण भी बताइए थोड़ा सा। देखिए, क्योंकि बहुत लोगों के मैंने देखा कि सरदर्द रेगुलरली रहता है, आधा सीसी की प्रॉब्लम हो रही है, माइग्रेन वगैरह रह रही है, तो क्या ये सूर्य से लिंक्ड है? देखिए, आप समझिए, सूर्य तेज का कारक है, मस्तिष्क का कारक है, आपके चेहरे की चमक का कारक है, आपके हृदय का कारक है, आत्मा हृदय। हाँ। आपको अगर सूर्य की कमी की वजह से या सूर्य की अशुद्धता की वजह से आपको जो रोग होंगे वो देखिए, आपका सर दर्द करेगा, आपको आधा शीशी की, माइग्रेन की, या जिस भी प्रकार के आपके सिर दर्द होते हैं, जितने भी टाइप की, हाँ, उन सिर दर्द का कारक। अगर सूर्य खराब है तो सूर्य खराब है तो आपके आर्टरीज में ब्लॉक हो सकता है। सूर्य खराब है तो आपके हार्ट पंप और आपके जितने भी हार्ट से जुड़े हुए आपके फीचर हैं वो सारे खराब हो सकते हैं। अगर सूर्य खराब है तो सबसे पहले ये देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, हड्डियों का गलना जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर सूर्य खराब है तो विवाह में दिक्कत आ सकती है, पुरुष के विवाह। सूर्य खराब है तो आपको राजकाज में दिक्कत आएगी, नौकरी लगने में आपको समस्या आएगी। और अगर सूर्य खराब है तो आपको सरकारी नौकरी तो किसी सूरत में नहीं मिलेगी। तो इन सब चीजों से आप पता लगा सकते हैं कि आपका सूर्य अच्छा है या बुरा है। और कई लोगों का रंग साफ नहीं होता, चेहरे पे तेज नहीं होता कई लोगों के। बिल्कुल उसको मुंह पे बोल दीजिए कि आपका सूर्य शुभ है। आपको हाँ, आपने भी नोटिस किया होगा, बहुत लोगों के चेहरे पे कोई तेज ही नहीं होता, चमक ही देखने की जरूरत नहीं है। आपको कुंडली देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उनको मुंह पे बोल सकते हैं कि आपका सूर्य शुभ है।
अशुभ सूर्य से क्या क्या मतलब इंडिकेटर्स होते हैं एक तरीके से? तो अब अशुभ सूर्य तो हो गया, उसको कैसे ठीक करें? अशुभ सूर्य को ठीक करने के लिए कुछ दान करना है या हाँ, दान और पूजा। दान और पूजा। अब दान किस चीज का करना है? जैसे सूर्य का रंग। उससे पहले मैं माफी चाहूंगा गुरुजी, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। दान और पूजा दो चीजें होंगी यहाँ पे, महत्व किसका ज्यादा है, पूजा का और दान का, इन दोनों में से, या दोनों का इक्वल है? थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डालें आप। देखिए, दान एक बार किया जाता है हाँ। और पूजा रेगुलर की जाती है। ओके, समझिए। हाँ, एक बार दान करके आप रेगुलर पूजा करें, एक बार दान करके रेगुलर पूजा हाँ, करें। तो आप दान की महत्व को समझे। अगर सूर्य खराब है, सूर्य अशुभ है, तो आपको सूर्य के कलर या उसके तत्व से जुड़े दान करने चाहिए। अब सूर्य कैसा होता है? लाल होता है। डेफिनेटली तांबे के लोटे का दान करना चाहिए। सूर्य गेहूं जैसा होता है कलर में, गेहूं का दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, लाल वस्त्रों का दान कीजिए। आप माणिक्य, रूबी का भी दान कर सकते हैं। रूबी का भी पहनना नहीं है, जिसको पहनना नहीं है। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं कि सूर्य खराब है, रूबी पहन लो। रूबी पहन लो। कभी नहीं पहनना। अगर सूर्य अशुभ है तो आप उसे डोनेट करें, ऐसे व्यक्ति को डोनेट करें जिसको सूर्य का रत्न पहनना है और वो परचेज नहीं कर पा रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, आप उसे माणिक्य पहनवाइए। तो ये दान जो आपने बताया ये एक बार करना है? हाँ, अब जैसे माणिक्य आप डेली दान थोड़ी हाँ, करेंगे। नहीं, माणिक्य हो गया या इवन तांबे के बर्तन भी हो गए। अगर आप कैपेसिटी रखते हैं, हाँ, आप डेली या हर रविवार को गुड़ खिलाइए गायों को, आप गेहूं खिलाइए, ये सब करिए। लेकिन कम से कम दान एक बार किया जाता है और करके डेफिनेटली आप डेली पूजा करें। डेली पूजा करें। अब जैसे गुरुजी ने तांबे के बर्तन भी बताए, तो मैंने प्रश्न पूछा था कुछ देर पहले गुरुजी से कि घर में पुराने तांबे के बर्तन हैं, उनका दान कर दें? नहीं, कभी भी उपयोग किए हुए बर्तनों का दान न करें। मतलब कुल मिला के दान हमेशा नई चीजों का होता है, दान करें। पुरानी का घर पुरानी का वो दान की श्रेणी में नहीं आते हैं। उससे अगर पुरानी चीजों का आप दान कर रहे हैं तो आपकी प्रॉस्पेरिटी चली जाएगी, वो प्रॉस्पेरिटी चली जाएगी। आपके घर में जितनी शुभता है वो शुभता लेकर के वो बर्तन निकल जाएंगे। तो उस पे एक अलग वीडियो है, वो आपको अलग बताएंगे, वो बहुत डिटेल में। नए पॉट्स खरीदे, नए बर्तन खरीदे इसी और लेकर के आप उनका दान करें। फिर उनका दान, नई टी शर्ट खरीदे, नए वस्त्र खरीदे, पंडित जी को लाल तौलिया दे सकते हैं। हाँ। किसी बच्चे को माणिक्य पहनना है, उसकी वजह से उसका सरकारी नौकरी का जॉब उसके हाथ से छूट रहा है, तो आप उसको पहना के बहुत अच्छा पुण्य कमा सकते हैं। ये दान कहलाएगा। और दान करने की भी विधि है सर। आप दान कैसे कर सकते हैं? उठाया दान कर दिया ना। आप दान कैसे करेंगे ये समझिए। आप शुभ दिन, जैसे आप रविवार शुभ दिन है, रविवार आप उनका काम का सूर्य का दिन है, सूर्य का दिन, तो और शुक्ल पक्ष का समय, और शुक्ल पक्ष में आपने सूर्य के दिन, रविवार के दिन क्या किया, अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया, जल और थोड़े चावल लिए। हाँ। चावल लेकर के आप जिस वस्तु का दान करने वाले हैं वो वस्तु सामने रखें। ठीक है। हाँ, सामने रख करके और आप बोले कि हे सूर्य देवता, मैं आपसे जुड़ी वस्तुओं का दान कर रहा हूँ, कृपया ग्रहण करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और वो जो लिया हुआ जल और पानी आपको वहाँ छिड़क देना है, उस वस्तु पे। हाँ, उस वस्तु पे छिड़क देना है। और छिड़क देने के बाद में उसे सिर से लगा के और आपको वो दान कर देना है। ये तो आज तक ही किसी ने नहीं बताई जो चीज आप बता रहे हैं। इसके बिना दान नहीं हुआ, आपने सिर्फ मखौल किया है। आप पक्का मानिए, जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे तब तक दान नहीं कहलाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया, मतलब हाँ। जैसा आपने बताया, मैंने भी नहीं किया था इस तरह का। मैंने भी दान किए हुए, सिंपल लिया बाजार से और सामने वाले को बस दान दिया। लेकिन आपने जो आज चीज बताई मेरे को कि हाथ में लेके, जल लेके और चावल अक्षत लेके और फिर संकल्प पूरा करके और फिर उसके ऊपर छिड़कना, ये तो मैंने भी नहीं किया था इस तरह का। अगर आप मंगल का कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आप ये काम करें। आप अगर सूर्य का काम कर रहे हैं तो उसका दिन रविवार होता है, संडे, उस दिन ये काम करें। लेकिन करने का तरीका यही है, तो आपको ये कार्यक्रम उस तरीके से करने चाहिए, तब वो दान सफल होता है। अदरवाइज वो दान नहीं कहलाएगा, आपको उसके शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब जो कर चुके वो तो कर चुके, अब आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज का। अच्छा, पूजा के लिए कौन से मंत्र हैं, थोड़ा सा वो बताएं। सूर्य अगर अशुभ है या शुभ है, पूजा दोनों स्थिति में की जाती है। पूजा दोनों स्थिति में, पूजा शुभ में भी की करें और अशुभता में भी करें। तो आप
ओम सूर्याय नमः के 108 पाठ करें, ओम आदित्याय नमः के 108 पाठ करें। अगर आप बोल सकते हैं तो हृदय स्त्रोत आता है, आदित्य हृदय स्त्रोत, अगर उसका पाठ करें तो बहुत अच्छा है। ये तीनों चारों मंत्रों के जाप करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। तो एक ही मंत्र का करें, कोई सा भी एक चुन ले, एक चुन ले और कोशिश ये करें कि तांबे के जल का उपयोग करें। तांबे का जल मतलब पीने के अंदर तांबे के जल का उपयोग करें, वो भी सूर्य से ही रिलेटेड है पूरा का पूरा। तो ये काम आप करें, सूर्य आपका अच्छा होगा, अच्छे फल देने लगेगा। और पहले सूर्य को समझें, सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, उसके गुण क्या है, किस ग्रह के साथ में वो कैसे फल देता है, सूर्य की कमी की वजह से क्या रोग हो सकते हैं, सूर्य की अच्छाई से हमें क्या फल मिलते हैं, सूर्य खराब है तो हमें क्या करना चाहिए, सूर्य अगर पहले से अच्छा है तो हमें उसके और अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। जो सारी चीजों का आज लगता है मुझे आपने बहुत डिटेल में आज जो समझा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बताया कि खराब सूर्य में क्या क्या होता है। दिन के अंदर जैसे सेक्स नहीं करना आपको, ये है अगर आप पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और भी चीजें चारों पांचों हमने कही थी, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा आप, तो आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा फलदायी होगा। तो गुरुजी ने, आदरणीय श्याम सुंदर शर्मा जी ने बहुत आज डिटेल में आप लोगों को बताया ज्योतिष में जो पहली श्रृंखला हमने ली सूर्य की, क्योंकि आत्मा का कारक है। वास्तु एक्सपर्ट है गुरुजी, एस्ट्रोलॉजी में भी आप देख चुके हैं, जब आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको एक नॉलेज लेवल समझ में आ जाता है कि किस तरह के नॉलेज है। तो आप डेफिनेटली आप हमसे संपर्क करके आप कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे कंसल्टेंसी ले सकते हैं हमसे, नहीं तो हमसे आप सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। मैं अरिहंत, आपका एस्ट्रोजेम एक्सपर्ट, और मेरे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी। सर बहुत अच्छा लगा और आगे की वीडियोस आपके लिए ऐसे लेके आते रहेंगे। आप नमस्कार।